This meeting is being recorded. सभी प्यारे दोस्तों को मेरा एक बार प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, अब हमारा सेशन है स्वाध्याय का आज सोल गिफ्ट, जिसके राइटर हैं रॉबर्ट स्कॉट्स। आज उसका एक टॉपिक अबाउट अडॉप्शन लेने के लिए हमारे बीच में आई हुई हैं ड्यूरिन कपूर जी। मैं ड्यूरिन कपूर जी लंदन में रहती हैं, वहां से सेशन ले रही हैं। वहां पर इस समय शायद 11:30-12 बजे का समय है। और ड्यूरिन जी, आपका स्वागत है। आप आए और हमें सुंदर सा टॉपिक अडॉप्शन के बारे में बताएं। नमस्ते, हेलो एवरीवन। हेलो ड्यूरिन, आप वीडियो ऑन कर सकते हैं? मैंने कर दिया। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते लीना जी। नमस्ते लीना जी। ड्यूरिन जी, आप मुझे दिख नहीं रहे हो। आई डोंट नो, मेरा तो वीडियो ऑन है। नहीं, इनका वीडियो ऑन है। ऑन है? ओके, चलो ठीक है। हाँ, उनका वीडियो ऑन है। ठीक है, ठीक है। यस ड्यूरिन, अगर अपने को अगर म्यूट हो गया तो ड्यूरिन दोबारा अनम्यूट कर लें अपने को। ओके, एम आई ऑडिबल? यस डियर, यस, नाउ आई कैन। हाँ, अब मैं देख सकती हूँ। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी हमारे पे 11 बज रहे हैं। अच्छा 11 बजे यहाँ पर। गुड मॉर्निंग डियर। ओके, तो आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं इस बुक में से, योर सोल्स गिफ्ट, जो इस ग्रुप पे चल रही है, उसके चैप्टर्स लेते हैं, दैट इज अडॉप्शन। जब मुझे ये वाला टॉपिक मिला था तो मैं एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत रिलक्टेंट थी। मुझे था कि इस टॉपिक में मेरे लिए क्या है, मुझे क्या नॉलेज मिलेगी इससे, बिकॉज मेरे इंटरेस्ट का नहीं है। यूजुअली मैं बुक्स पढ़ती हूँ जिसमें कुछ ऐसा होता है जो मेरे इंटरेस्ट का हो, बट स्टिल बिकॉज इट्स अ बुक और मुझे पढ़नी तो अच्छा लगता है, तो जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें कि कि सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया हो अडॉप्ट होना, या उन लोगों के लिए है जिन्होंने बेबीज अडॉप्ट किए हो। इसमें एक्चुअली बहुत सारी चीजें हैं जिससे मैंने रिलेट किया, एंड आई थिंक बहुत जनरलाइज चीजें हैं जो जिन लोगों ने ये एक्सपीरियंस नहीं भी किया है वो भी रिलेट कर सकते हैं। तो आई फील इट्स अ वेरी गुड टॉपिक। तो डायरेक्टली इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है ड्यूरिन, अपना फोन आप हॉरिजॉन्टली रख लेंगे? नहीं, मेरा बहुत मुश्किल से सेटअप हुआ ये। अभी ठीक है? हाँ, नहीं ठीक है, वैसे ठीक है। मैंने कहा ज्यादा ब्रॉड दिखेगा फिर। ब्रॉड में मेरा रूम भी दिख जाएगा। ओके, बेसिकली मुझे अपने रूम में ही सब कुछ करना होता है, बिकॉज आई लिव इन अ रूम। अभी यहाँ पे मेरे पास अपार्टमेंट तो नहीं है, तो बहुत सारा सामान रहता है इधर उधर। ओके, कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है स्टूडेंट। तो ये जो हम अडॉप्शन के बारे में जो भी हम सीखेंगे या समझेंगे, वो एक 43 इयर्स ओल्ड लेडी है, कैरल बिलिंगम। उनकी स्टोरी के थ्रू हम ये समझेंगे इस टॉपिक के बारे में। इनकी थोड़ा सा इनके बारे में बैकड्रॉप, ये इनकी सेकंड टाइम मैरिज हो चुकी है। इनके हस्बैंड का नाम बैरी है। इनकी एक बेटी है अपने सेकंड हस्बैंड के साथ में, जिसका नाम अनिया है। ये एक लाइफ कोच है जो ऐसी औरतों की हेल्प करते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ कुछ सा हो, जिनका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो, तो उनको लाइफ कोचिंग ये देती हैं। अब ये रॉबर्ट शॉर्ट्स के पास में आई है, बट ऑब्वियसली बिकॉज इनके कुछ इश्यूज रह गए हैं हील होने के लिए। बट जितना मैंने पढ़ा है और जितना अभी आप सुनोगे स्टोरी में, ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा सेल्फ अवेयर है। ऐसा नहीं है कि इनको कुछ भी नहीं पता है लाइफ के बारे में या अपने बारे में, एंड वो ये सेशन दे रही है जस्ट बिकॉज उनको कुछ नया सीखना है। उनको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें अपने आप से फील होती हैं। तो इन इन ये बॉर्न हुई थी, बॉर्न होते ही इनको अडॉप्शन के लिए दे दिया गया था। एंड ये लाइक 2 मंथ्स की थी जब इनके अडॉप्टिव पेरेंट्स ने इनको अडॉप्ट कर लिया था। उससे पहले 8 वीक्स तक ये एक फॉस्टर होम में रही थी। सो अपनी मम्मा से दूर होके, फिर उसके बाद किन्हीं और मॉम के साथ रही, एंड देन जिन्होंने इनको बड़ा किया वो इनकी थर्ड मॉम थी। उसके बाद में
ठीक है, बड़े हो गए, बचपन में इनको बहुत ज्यादा अटैचमेंट इश्यूज होते थे। ये अपनी जो मॉम थी जिनके साथ में ये रहती थी, वो उनसे ये बिल्कुल भी अटैच नहीं फील करती थी, बिकॉज वो उनको लेट इन नहीं करती थी, वो उनको अलाउ नहीं करती थी, उनका प्यार एक्सेप्ट नहीं करती थी, बिकॉज उनके मन में होता था मुझे ऑलरेडी 2 पेरेंट्स छोड़ चुके हैं, तो आप वो नहीं अलाउ करती थी उनको। फिर ऑब्वियसली बड़े होते 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 तक वो चीजें उनकी वो भूल गई एंड उनकी शादी हो गई। उन्होंने जो पार्टनर चूज किया, वो ऐसा पार्टनर चूज किया था जो बहुत ही ज्यादा टेरिबल उनको फील कराता था, उनको बहुत अनलव्ड फील होता था उनके साथ में, उनको ऐसा लगता ही था कि वो अपने हस्बैंड का भी प्यार डिजर्व करती है, एंड वैसा ही वो फील करवाता था। तो शी वॉज 25 ईयर्स ओल्ड, उनका डिवोर्स हो गया। डिवोर्स, बिकॉज डिवोर्स एक बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग चीज होती है, तो वो जैसे ही डिवोर्स हुआ, उनके सारे के सारे इमोशंस जो थे वो दोबारा से जो वो भूल गई थी आ गए। जो भी वुंड्स उन्होंने रखे हुए थे कहीं पे दिल में अनकॉन्शियसली, वो आ गए। उसके बाद में उनको वो बहुत ज्यादा एंग्री रहने लग गई, बहुत गुस्से में रहती थी वो। और क्योंकि विमेन को हमेशा किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में हो आप, विमेन को मोस्टली ये सिखाया जाता है अपने इमोशंस अपने पास तक रखो, एंड यू हैव टू गिव, दूसरों को देना ज्यादा सिखाया जाता है विमेन को। बच्चों के लिए करो, फैमिली के लिए करो, लोगों के लिए करो, बट अपने इमोशंस की केयर करना हमारी सोसाइटीज में नहीं सिखाया जाता है। तो वो भी यही करती थी, जो उनको गुस्सा आता था तो वो उसको अपने अंदर 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 रखती थी, नहीं किसी से शेयर करती थी। एंड वो एक तरीके से रेज जो थी वो उनकी, मतलब वो उनकी पार्ट ऑफ पर्सनालिटी बन गई। 9 इयर्स तक उन्होंने अपने डिवोर्स के बाद अपना गुस्सा अपने अंदर रखा, वो वैसी कड़वी टाइप की इंसान बन गई। उसके बाद वो 34 इयर्स की थी जब उनका एक बहुत मेजर कार एक्सीडेंट हो गया, एंड उनको बहुत ज्यादा हेड इंजरीज आई। वो इंजरीज ऐसी थी जिससे कि उनको एक डिसऑर्डर उनके में आ गया, जिसको बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी टू स्टिमुलाई, लाइक सेंसरी स्टिमुलाई। इसका मतलब ये होता है कि, मतलब कि होता है ना कि कोई कोई एक्शन कर रहा है और आप डर गए, तो ये वाले डिसऑर्डर में वो चीज जो है वो 10 फोल्ड बढ़ जाती है। जैसे कि बहुत कोई कहीं पे ब्राइट लाइट होगी तो उनको उससे इश्यू होगा, कोई बहुत हल्की सी भी थोड़ी तेज आवाज में बोल देगा उससे उनको इश्यू हो जाएगा। और ऐसे जो डिसऑर्डर जिन लोगों में होता है वो लोग दूसरों की फीलिंग्स, उनके मूड्स भी बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, एंड उससे भी उनको फर्क पड़ता है। जैसे कि एक डिसऑर्डर है जो हम सबको आजकल पता है, ऑटिज्म, वो भी इसी डिसऑर्डर का ही पार्ट होता है। तो अब इनको ये डिसऑर्डर हो गया जब, उसके बाद जैसे ही एक्सीडेंट हुआ है, डिसऑर्डर हुआ एंड एवरीथिंग, उनकी सारी बचपन की मेमोरीज उनको याद आने लगी, बिकॉज वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गई थी चीजों को लेके। तो उनको ऐसी भी चीजें याद आने लगी जो यूजुअली बच्चों को याद नहीं होती। जैसे कि जब वो व्हेन शी वाज बॉर्न, वो हॉस्पिटल में थी लाइक अ बेबी जब भी होता है, तो वो क्योंकि उनको अडॉप्शन के लिए दे दिया था उनकी मम्मा ने उनके होते ही, तो उनको हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की बातें जो उस बेबी ने सुनी थी उनको वो याद आ गई कि वो बच्चा रो रहा है तो इसकी मॉम नहीं है, इसको इसकी मॉम से दूर रखो, बिकॉज इसको अभी हमें अडॉप्शन के लिए भेजना है, इसको लेने के लिए आने वाले हैं। उनको ये याद आने लग गया कि मैं जो, मतलब बच्चा बहुत तेज तेज से रो रहा है, अपनी मम्मा का है पूछ रहा है, एंड कोई भी कोई नर्सेज और सब उनको सिर्फ उसको सिर्फ देख रहे हैं, कोई इसके लिए कुछ कर नहीं रहा है बिकॉज मॉम नहीं है उसकी। तो उनको ऐसी ऐसी भी चीजें याद आ गई उस एक्सीडेंट के बाद से। तो फिर उसके बाद में उनको यही हुआ कि वो अब सेल्फ अवेयर थी, तो उनको ये फील हुआ कि ये जो भी सब हो रहा था, ये जो एक्सीडेंट था या वट ये किसी रीजन से हुआ। फिर उनको याद आया कि जब उनका एक्सीडेंट हुआ था और उनको एम्बुलेंस में रखा जा रहा था, डाला जा रहा था, तो उन्होंने प्रे किया था, एंड उन्होंने प्रे करके सिर्फ एक चीज पूछी थी कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ में। तो उनको स्पिरिट की तरफ से आवाज आई कि 3 चीजें उनको बोली गई। सबसे पहला, स्लो डाउन, मतलब धीरे, तुम्हारी स्पीड बहुत ज्यादा हो रही थी लाइफ में चीजें करने की, उस मतलब थामो अपने आप को। दूसरी चीज उनको ये सुनाई दी कि ये जो भी सब कुछ हो रहा है इसका कोई बहुत बड़ा रीजन है,
एंड वो तुम्हें समझ आएगा कि क्या रीजन है इसके होने का। एंड तीसरी चीज उनको सुनाई दी थी कि ये जो एक्सीडेंट है ये तुम्हारी लाइफ का ग्रेटर पर्पस सॉल्व करेगा। तो ये सब उनको समझ आया था, ये जब क्योंकि उन्होंने फील किया था एंड उनकी मेमोरीज बहुत ज्यादा आने लग गई थी, तो ये चीज उनको उनके मन में बैठ गई कि कोई बहुत बड़ा रीजन है मेरे साथ में ये सब कुछ होने का। फिर जब वो रॉबर्ट शॉर्ट्स के पास में गए तो उन्होंने ऑथर ने भी उनसे क्वेश्चंस पूछे। ऑथर ने उनसे यही पूछा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये जो तुम्हारा अडॉप्शन वाला पूरा ये था, ये इसके पीछे कोई बड़ा रीजन है, तुम्हें क्यों लगता है, तुम्हें कैसे पता? तो वो उनसे यही बोलती हैं क्योंकि आई डोंट बिलीव कि विक्टिम होना किसी भी इंसान की, किसी भी सोल की चॉइस हो सकती है, या कोई ऐसे ही अपने आप से विक्टिम बन जाता है। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण होगा कि मैंने ये मेरी लाइफ में ये चीज होनी थी और मैंने ये चूज करी कि ये हो। और फिर उसके बाद में ऑथर उनसे पूछते हैं कि अडॉप्शन ही क्यों, लाइक अडॉप्शन से रिलेटेड ही क्यों तुम्हें ऐसा लगता है, या तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इससे तुमने क्या सीखा? तो वो ये बोलती है कि मैंने जो मेरा अडॉप्शन वाला पूरा वो था, वो जो मेरी मेमोरीज थी, वट जो भी था मेरा, उससे मैंने सीखा, मेरी लाइफ में आया ट्रॉमा, उससे मेरी लाइफ में फीलिंग्स आई कंफ्यूजन की और इनसिक्योरिटी आई, क्योंकि ये सबसे बड़ा एक्चुअली एक पॉइंट है जो अडॉप्शन के इर्द गिर्द घूमता है कि जो भी बच्चे अडॉप्शन वाले सेंटर्स में छोड़ दिए जाते हैं, वो सबसे ज्यादा जो फील करते हैं वो यही फील करते हैं कि हमने ऐसा क्या कर दिया कि हमारे पेरेंट्स ने हमें छोड़ दिया। तो एक सबसे पहला ट्रॉमा उनकी लाइफ में आया। दूसरी चीज जो उनकी लाइफ में आई वो ये हेड इंजरी, जो एक्सीडेंट था जिसने उनको बहुत ज्यादा इंट्यूटिव बना दिया कि उनको ऐसी ऐसी चीजें फील होने लग गई जो यूजुअली मे बी उनको ना होती। फिर उसके बाद में तीसरी चीज जो थी, क्योंकि उनकी एक बेटी है तो मम्मा बनना, खुद से जब वो मॉम बनी तो उन्होंने आई थिंक बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव होता है एक मॉम बनना, तो उन्होंने वो भी उनकी लाइफ में वो तीसरा चीज था। इन तीनों चीजों ने उनको हेल्प किया है ये सब समझने में, जो उनको फील होता था कि कुछ तो रिलेशन है मेरे अडॉप्शन का और मेरी लाइफ की जर्नी का। एंड वही चीज उनको हेल्प भी करती है एक लाइफ कोच की तरह से एक्ट करने में। जब वो ये बता रही थी तो फिर ऑथर सोचते हैं कि अपने आप से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्टडी कर रहे हैं, वो बहुत लोगों से मिलते हैं, सेशंस लेते हैं, तो इस टाइम पे वो खुद से सोचते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा सुना गया है कि जो सोल्स होती हैं वो बर्थ लेने से पहले ये एंटिसिपेट कर लेती है, मतलब कि ये मान लेती हैं कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैं एज अ सोल जब ह्यूमन बॉडी में होऊंगा या होंगी तो मैं अनकॉन्शियसली जीऊंगा। लाइक मुझे नहीं पता होगा कि मेरी लाइफ का क्या पर्पस है, मैं क्या कर रहा हूँ इस दुनिया में, कि सोल्स में मानूंगा, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो सोल्स में मानते ही नहीं है आज के टाइम पे भी, जब कलेक्टिवली सब लोग बहुत ज्यादा जाग गए इस कॉन्सेप्ट के लिए, तो भी बड़े सारे लोग हैं जो नहीं मानते। वो सोच डिसाइड करती है कि हम अनकॉन्शियसली जिएंगे, बट कुछ ऐसा मेजर सा एक्सीडेंट हो जाएगा या कुछ ऐसा मेजर सा हो जाएगा जो हमें मजबूर कर देगा या हमारे को इस डायरेक्शन पे ले आएगा। ऐसा सुना गया है कि सोल्स करती हैं, ये ऑथर सोचते हैं। फिर एक और चीज जो होती है कि वो पूछते हैं कि भाई ये वाली आपकी सारी क्वालिटीज वगैरह कैसे बनी। उस टाइम पे भी वो ये सोचते हैं कि अडॉप्शन के पीछे में सिर्फ एक रीजन नहीं हो सकता है कि बच्चों ने कुछ गलत कर दिया और हो गया, कोई तो बड़ा रीजन होगा उसके पीछे। अब वो देख रहे हैं कि ये जो बंदी आई है उनके पास में कैरल, ये ऑलरेडी की सेल्फ अवेयर है, तो अब वो अपना सेशन बिगिन करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनको पता चल गया कि हाँ कुछ तो रीजन है इसका। तो वो सेशन बिगिन करते हैं। सबसे पहली जिस मीडियम के पास में जाता है, जिसके बारे में हमने इस बुक में काफी बारी सुना भी होगा, स्टेसी। स्टेसी की हेल्प से अब वो इनके प्री बर्थ प्लानिंग सेशन पे जाते हैं। सबसे पहले जब वो जो सबसे पहली चीज स्टेसी देखती है जब वो उनके प्री बर्थ प्लानिंग सेशन जहाँ पे हो रहा होता है उस रूम में जाती है, तो वो देखती है कैरल को अपने अभी वाला जो उनका हस्बैंड है उनके साथ में बैठे हुए। एंड बस एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन वो शेयर कर रहे होते हैं, जिसमें जो उनका हस्बैंड है बैरी, वो उनसे कहती है कि अपना वो पूरा लाइफ का जो भी उन्होंने बना दिया होता है ब्लूप्रिंट, वो उसको देख रही होती है और सोच रही होती है कि मतलब लाइक वो बहुत अफ्रेड होती है
डरी हुई सी होती है उनकी सोल, एंड वो बस ये सोच रही थी कि कितना इमोशनल जर्नी है जो मैंने तय करना है इस लाइफ में, तो मैं तुम तक कैसे पहुंचूंगी। वो अपने पार्टनर जो अभी है उनसे बोलते हैं, तो वो ये बोलते हैं कि आई विल बी देयर, जब तुम रेडी होंगी हम तभी मिलेंगे, एंड मैं तुम्हारी वेट करूंगा तब तक, एंड उसके बाद हमारी जर्नी स्टार्ट होगी। ये पढ़ के मेरे को ये रियलाइज होता है कि जैसे होता है ना कि हम सोचते रहते हैं कि अब कहाँ होगा वो हमारा लाइफ पार्टनर, या फिर जो भी कोई चीज के बारे में। मैं अगर लाइफ पार्टनर की बात करूँ क्योंकि हम उसी टॉपिक पे अभी, तो हम सोचते हैं कि कब मिलेगा, क्यों लेट हो रहा है, क्यों डिले हो रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, या वट एवर। अपेरेंटली पहले से ये डिसाइड होके आ चुका होता है कि एक टाइम होगा जब आप रेडी होंगे। जैसे कि अगर हम वापस से कैरल की स्टोरी पे जाए, उसका पहले डिवोर्स हुआ, उससे पहले उसकी लाइफ में कितना सब कुछ हुआ, एक्सीडेंट, अडॉप्शन, इमोशनल टर्मोइल्स एंड व्हाट नॉट। उसके बाद वो अपने सेकंड हस्बैंड से मिली जो उनकी लाइफ में मेंट टू बी थे, उनके पार्टनर बनना। वो सही टाइम पे मिली जब वो लाइफ कोच बन चुकी थी, जब वो दोबारा से कॉन्फिडेंट हो चुकी थी। तो ये एक चीज होती है कि पार्टनर्स भी कौन से सही टाइम पे मिलेंगे वो डिसाइड किए जाते हैं। इससे मैंने रिलेट कर लिया। तो मतलब कि इसमें और भी अडॉप्शन के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे इस चैप्टर में। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज स्टेसी देखती है, वो देखती है कि उनकी पास्ट लाइफ, वो देखती है कि कैरल एक लाइफ में एक फार्म वाइफ थी। मतलब वो जो फार्म्स पे रहते हैं ना, गाँव में लोग जो रहते हैं, वैसे से उनकी लाइफ थी जिसमें उनके 6 बच्चे थे। उसमें से 5 बच गए, भुखमरी या वटेवर जो भी होता था उस टाइम पे, कोई इलनेस हो गया, कुछ हो गया, बट उनमें से जो उनके 6 बच्चों में से 5 बच गए थे उस जो भी वो फेस कर रहे थे उससे। एक बच्चा मर गया था, और वो थी जो इस लाइफ में उनकी बर्थ मदर थी। उनकी बर्थ मदर का नाम है जैन, एंड उनके बर्थ फादर जिन्होंने छोड़ दिया उनका नाम था पियर। ठीक है, तो क्योंकि इनके बारे में बहुत ज्यादा बात होगी तो इसलिए नाम मैंने बता दिए। तो वो देखती है कि जो जैन थी वो उनकी बेटी थी, एंड वो उस लाइफ में बिकॉज ऑफ इलनेस मर गई थी। फिर स्टेसी ये देख पाती है कि ऐसा बहुत सारी लाइफ टाइम्स में कैरल के साथ में हुआ है, जहाँ पे या तो वो जैन की मम्मा थी या फिर जैन उनकी मम्मा थी। किसी ना किसी फॉर्म में वो लोग ऐसे आते जाते रहे, और हर लाइफ टाइम में वो जल्दी जल्दी एक दूसरे से दूर हो गए, मर गए, ज्यादा टाइम एक दूसरे के साथ में नहीं स्पेंड कर पाए किसी ना किसी रीजन की वजह से। तो इससे ये पता चलता है उनको कि, और वो उसके उनके प्लानिंग सेशन में उस पार्ट पे जाते हैं जहाँ पे जैन जो उनकी अभी की बर्थ में मम्मा थी, बर्थ मदर थी, वो और कैरल बात कर रहे होते हैं, और वो यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि हम लोग कैसे हमेशा थोड़े टाइम के लिए मिलते हैं और हम अलग हो जाते हैं। हमने कभी भी साथ में टाइम स्पेंड किया ही नहीं है एज अ मदर और डॉटर, और मदर और सन। मतलब जो भी जिस भी रिलेशनशिप में हम आते हैं, हम ज्यादा टाइम एक दूसरे के साथ में नहीं रह पाते हैं, हमें एक दूसरे को खोना पड़ जाता है। तो वो यही कहते हैं कि अब ये वाला जो जन्म होगा ये हम आखिरी बारी ये चीज करेंगे। प्री बर्थ प्लानिंग सेशन में वो डिसाइड करते हैं, एंड ये भी पेनफुल होगा, बट जैन को भी अपनी जो भी स्पिरिचुअल जर्नी करनी थी जिसमें उनको कुछ चीजें सीखनी थी, एंड कैरल को भी कुछ चीजें सीखनी थी, जिसकी वजह से ये इम्पोर्टेंट था कि वो इस जन्म में फिर से अलग हो। फिर उसके बाद में वो देखते हैं कि जो पियर जो उनके बर्थ फादर थे, वो बहुत ज्यादा, मतलब कि किस तरह के इंसान थे कि जैसे थोड़े से एरोगेंस लोग होते हैं, अपटाइट लोग होते हैं जो सोचते हैं मैं ही मैं हूँ या मैं बहुत सही हूँ, वो ऐसे टाइप के थे। तो जब ये चीज स्टेसी बताती है उनको, प्री बर्थ प्लानिंग सेशन देख के बता रही होती है वो, तो कैरल बोलती है वो तो इस लाइफ में भी ऐसे ही थे। तो वो एक उनका था कि इसके बारे में भी आगे थोड़ा सा और पता चलेगा, बट अभी फिलहाल के लिए बस उन्होंने इतना देखा। अब जब ऑथर कैरल से पूछते हैं कि उन्होंने अपनी बर्थ मदर से मिला या फिर अपने बर्थ फादर के बारे में वो क्या जानती है, तब वो बताती है कि जब वो 28 ईयर्स की थी, उनके डिवोर्स के बाद में ऑलरेडी उनका दिमाग थोड़ा सा हिल गया था। तब उन्होंने डिसाइड किया कि मैंने पता करना है कि मेरे बर्थ पेरेंट्स कौन थे। तो उन्होंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया, उन्होंने पता लगाया उनकी बर्थ मॉम कहाँ पे थी।
वो उनसे मिलने के लिए गई एंड बहुत ज्यादा ऐसे सोच के जा रही थी कि यार जिसने मुझे ऑलरेडी एक बार छोड़ दिया, अब मैं उसके साथ में मिलूंगी तो अब मुझे क्या फील होगा, कैसा होगा मेरे साथ में, पता नहीं। तो वो डर डर के जाती है। बट जब वो जाती है उनसे मिलने तो वो ऑलरेडी बैठी होती है, उनकी वेट कर रही होती है एंड वो थोड़ी थोड़ी बातें करने लगते हैं। उनको पता चलता है कि उनकी चॉइसेस ऑलमोस्ट सेम है, उन्होंने एकदम सेम सेम बुक्स पढ़ी हुई हैं एंड बहुत सारी बातें करते हैं। फिर वो उनको यही पता चलता है कि उनके जो बर्थ फादर थे, वो उस टाइम पे जब वो होने वाली थी वो एक मेडिकल स्टूडेंट थे, फर्स्ट ईयर में थे। उनकी मॉम जो थी वो टीचर थी। तो उस टाइम पे उन्होंने फिर उसके बाद में जब उनको पता चला कि वो उनकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है, तो उन्होंने बोल दिया मुझे बेबी नहीं चाहिए, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है एंड उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दिया। 1963 की बात थी जब कैरल का बर्थ हुआ था एंड उस टाइम पे अबॉर्शन इलीगल था। तो उसकी मॉम अबॉर्शन भी नहीं कर सकती थी, वो किसी को बता भी नहीं सकती थी उस जमाने में कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उनके पास में अडॉप्शन के अलावा कोई चॉइस ही नहीं बचती थी। अडॉप्शन के टाइम पे भी ठीक है, अडॉप्शन अब उन्होंने मतलब करवाने के लिए दे देना है उनको, उन्हें अपना बेबी छोड़ देना है। वो चाहती नहीं थी वैसा करना, बट वो अकेले कैसे वो बेबी को जन्म देती, उन्होंने किसी को भी पता नहीं चलने दिया कि वो प्रेग्नेंट है। अलग से जाके रही एंड फिर उसके बाद में कैरल जब हो गई तो उसको अडॉप्शन के लिए दे के देन शी वेंट बैक। तो ये सारी चीजें कैरल को पता चली एंड फिर उसके बाद में वो कैरल ने और बातें पूछनी चाहिए अपने बर्थ फादर के बारे में, तो वो नहीं बता रही थी उसकी मॉम। उन्होंने बस इतना बोला कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हूँ। उस टाइम पे कैरल को ये फील हुआ कि ये एक इंसान है जिससे मेरा कोई बॉन्ड नहीं है, जिसके बारे में मैं सोचती थी कि कि इसने मुझे तो छोड़ दिया है, इसने ये तो मुझसे प्यार ही नहीं करते कुछ भी, एंड ये आज भी मुझे प्रोटेक्ट कर रही है, आज भी मुझसे प्यार करती है। तो जब उन्होंने ये सब रियलाइज किया तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने माइंड में अपने बर्थ मॉम को फॉरगिव करने के लिए सोचा माइंड में। ठीक है, फिर उसके बाद में हम वापस आ जाते हैं ये वाले सेशन पे जब ये सारी बात चल रही होती है। तब ये बात उठती है कि जो भी आपको किसी को फॉरगिव करना होता है, वो स्टार्ट तो आपके माइंड से होता है, वो थॉट आपके माइंड से आता है, बट वो फीलिंग जब तक आप अपने हार्ट से नहीं गेट करते हो, जब तक वो हार्ट फेल्ट नहीं होता है, आप नहीं कर सकते किसी को फॉरगिव। और लोगों की पूरी पूरी जिंदगी निकल जाती है यही एफर्ट करने में कि किसी ने हमारे साथ रॉन्ग किया है तो हम उसे फॉरगिव कर दें, और वो नहीं कर पाते क्योंकि वो हार्ट फेल्ट नहीं होता। आप अपने मन से नहीं माफ कर पाते हो। इट स्टार्ट फ्रॉम हेयर बट इट गोज टिल हेयर। तो ये वाली एक चीज भी बोलते हैं, ऑथर बात करते हैं इसके बारे में। फिर उसके बाद में ऑथर उनसे पूछते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये तुम्हारी लाइफ में कोई बिगर पर्पस है या कोई बिगर मीनिंग है कि तुमने अडॉप्शन वाला तुम्हारा जर्नी तुमने सिलेक्ट किया होगा। तो वो बोलती है कि क्योंकि मैं ये नहीं मानती, मतलब मुझे अंदर से ना एक ऐसी अजीब सी वो फीलिंग आती है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग आती है कि ये जो भी है ना, मैं जो फील कर रही हूँ, या फिर मेरे को ना लोगों को हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है, और वो मेरी किसी भी ह्यूमन इमोशन से बढ़कर वो चीज मेरे को मतलब अपनी तरफ खींचती है कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है, मुझे उनको हील होने में हेल्प करनी है। ये कैरल बोलती है ऑथर को। तो जब वो बोलती है तो वो रियलाइज करते हैं, रॉबर्ट शॉर्ट्स ये रियलाइज करते हैं कि जिस तरीके की बातें वो कह रही है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक लाइट वर्कर के होते हैं। लाइट वर्कर एक ऐसा इंसान होता है जो कि डिसाइड करके आते हैं ऐसी जर्नी लेना जो कि वो जिसके पीड़ित लोगों को वो हेल्प करेंगे, बट वो पहले वो चीज खुद सहेंगे, क्योंकि जो चीजें आप एक्सपीरियंस से सीखते हो वो आप और किसी चीज से नहीं सीख सकते। तो लाइट वर्कर्स ऐसे लोग होते हैं जो बहुत बहुत ज्यादा काइंड होते हैं, बहुत उनकी एनर्जी फील्ड बहुत ज्यादा अच्छी होती है, बट एट द सेम टाइम वो जो चीज होती है वो उनको खुद डेवलप करनी पड़ती है, उनको उस पेन से उठना पड़ता है, क्योंकि वो पेन पहले वो खुद से फील करते हैं। तो ये एक चीज ये कॉन्सेप्ट इसमें इंट्रोड्यूस होता है लाइट वर्कर्स का। फिर उसके बाद में
ये पता चल गया कि वो बचपन से ही उनको बचपन में अटैचमेंट डिसऑर्डर था, वो नहीं लोगों के साथ में अटैच हो पाती थी, वो लोगों पे, अब डिवोर्स हो गया तो उसके बाद में वो लोगों पे ट्रस्ट भी नहीं कर पाती थी, और उनको बहुत ज्यादा ना ऐसा लगता था कि ये वाले इमोशंस उनके बहुत ज्यादा रहते थे कि अपने पे कैसे भरोसा करे इंसान, अपने पे ही नहीं भरोसा कर पाती थी। बट एट द सेम टाइम क्योंकि वो किसी से अटैच नहीं हो पाती थी, तो इसकी वजह से वो एक डिस्टेंट सा फील करती थी, और उनको होता था कि सब मैंने खुद ही करना है, मुझे अपने आप को खुद ही संभालना है या जो भी। तो इस पे ये समझ आता है, इस पे ऑथर ये समझते हैं कि क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसेस और भी लिए हैं, तो इससे एक लेसन हमें ये मिलता है कि जब कोई भी सोल कुछ भी प्लान करती है अपनी जर्नी आने से पहले, उस टाइम पे वो अपने आप से, अपने कैरेक्टरिस्टिक पे एक वो ऐसी ऐसी क्वालिटीज जो कि उस जर्नी पे हमको उससे फाइट करने में हेल्प करे, वो सारी क्वालिटीज उस सोल की अपने आप से उसमें मतलब वो इनेट कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं इसको, वो होती है। अब इसको मैंने किस तरीके से समझा है, मैं रिलेट कैसे कर सकती हूँ, मैं अपनी खुद की ही बात करती हूँ। जैसे कि मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव इंसान हूँ, मैं किसी का दुख सुन भी लेती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है, या मैं उससे रिलेट कर देती हूँ, एम्पैथाइज कर लेती हूँ, मुझे समझ आता है कि हाँ वो इंसान ऐसे फील कर रहा है। बट एट द सेम टाइम जब कोई सिचुएशन आती है तो मैं एकदम से कट ऑफ हो जाती हूँ इमोशन से, और मुझे पता होता है कि हमें कैसे एक्ट करना चाहिए या प्रैक्टिकली हमें क्या करना चाहिए उस चीज को सॉल्व करने के लिए। ये हमारी लाइफ में हुआ है, मेरे भाई को कैंसर हुआ था, हमारे घर में सब लोग एकदम इमोशनली जैसे बोलते हैं ब्लैंक हो गए थे, मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरा भाई, क्योंकि उसके साथ तो हो ही रहा था। बट हमारे घर में ऐसा हो गया था कि क्या ही करेंगे हम, क्या ही हो रहा है पता नहीं हमारे साथ में, एंड उस पॉइंट पे आपको नहीं समझ आता है क्या करना है। मुझे भी नहीं पता था कि मैं ऐसी हूँ, बट उस टाइम पे मेरे इमोशंस एकदम बैक सीट ले चुके थे, और मैं सिर्फ और सिर्फ ये सोचती थी कि कौन से डॉक्टर को कांटेक्ट करना है, कहाँ से ढूंढना है, उसकी रिपोर्ट्स कहाँ पे सेंड करनी है, या जो भी एक्शन वाली चीज होती थी लेने के लिए। कभी मेरा भी बैक फुट हो जाता था, कभी पापा भी आ जाते थे फ्रंट फुट पे, बट मैं थ्रू आउट दिस जर्नी, ये जो 2 साल हमारे रहे थे, मुझे ये पता है कि मैंने कुछ फील ही नहीं करने दिया अपने आप को, क्योंकि मैं कट ऑफ कर पाई। तो अगर हम इस स्टोरी से ये चीज रिलेट करें तो मुझे ऐसा फील होता है कि वो, क्योंकि हमें पता था कि मेरी सोल को कि ये चीज एक चीज होगी जो मैंने फेस करनी है शायद से इस लाइफ में, आगे भी पता नहीं क्या होने वाला है, बट तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक मुझे मेरी सोल खुद से लेके आई कि आप अपने आप को कट ऑफ कर सकते हो इमोशन से व्हेन नीडेड। तो इसी तरीके से कैरल का भी था कि वो अपने आप को कट ऑफ कर सकती थी, वो डिस्टेंट ही रहती थी, वो किसी से इतनी जल्दी अटैच नहीं होती थी, क्योंकि उसको कुछ उस चीज सीखनी थी। अब क्या सीखनी थी वो जानते हैं। ये था पहला सेशन स्टेसी के साथ में, जो कि एक मीडियम है जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब जब ये सेशन हो जाता है, सारी वो कॉन्वर्सेशन हो जाती है, अब इसमें एक और चीज थी जिसमें वो अपने बर्थ पेरेंट्स के साथ में भी प्लानिंग सेशन देखती है, जब वो स्टेसी के साथ में सेशन ले रही होती है, जो उसके सॉरी बर्थ नहीं, अडॉप्टिव पेरेंट्स, अडॉप्टेड जो उसके, जिन्होंने उनको अडॉप्ट किया था, जो उसके डैड थे, वो देखती है कि वो किसी जन्म में उसके भाई भाई का भी उन्होंने रोल प्ले किया हुआ था, और वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे उससे, एंड उन्होंने वो बहुत एकदम रेडी थे कि ये मेरी बेटी बन के, मतलब मैं इसको अडॉप्ट करूंगा, मेरी बेटी बन के आएगी, मैं उसको बहुत ज्यादा प्यार दूंगा। बहुत इजी सेशन था ये, बहुत इजी प्लानिंग हुई है। उसके बाद में जो उनकी मॉम थी जिन्होंने उनको अडॉप्ट किया, अब इनके साथ में सेशन कब हुआ था, जब कैरल प्लान कर रही थी अपना बर्थ, उस टाइम पे कैरल की जो अडॉप्टिव मॉम थी जिन्होंने उनको अडॉप्ट किया था, वो ऑलरेडी आ चुकी थी, क्योंकि मॉम है तो वो ऑलरेडी आ चुकी थी ह्यूमन फॉर्म में। वो 14 इयर्स की थी जब जब कैरल अपना बर्थ सेशन प्लान कर रही थी। वो सो रही थी, एंड क्योंकि हमें पता है कि एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें सोल्स जो है वो एस्ट्रल वर्ल्ड में ट्रैवल कर सकती हैं। जब आप बहुत डीप स्लीप में होते हो तो आपकी सोल जो है वो स्पिरिट वर्ल्ड में ट्रैवल कर जाती है कभी कभी। एंड ये कैसे पता चलता है, क्योंकि जब आप उस नींद से उठोगे ना तो आपको ऐसा फील होगा उससे पहले, एकदम उठने से पहले, जैसे आप कहीं से फ्री फॉल कर रहे हो, गिरते जा रहे हो, गिरते जा रहे हो, गिरते जा रहे हो, और आप एकदम से जब उठोगे तो आपको लगेगा जैसे आप कुछ कहीं पे जाके से थर्ड सा आपको फील होगा।
और फिर एकदम से आप उठ जाओगे, आपको याद नहीं रहेगा मे बी कि क्या हुआ, कभी कभी याद भी रह जाता है, बट मे बी आपको याद भी ना रहे, बट आपको फील होगा कि मैं कहीं से गिर थी और मैं एकदम से उठ गई। वो जो फीलिंग होती है वो तब होती है जब आप एक एस्ट्रल ट्रैवल करके वापस आ रहे होते हो। आई डोंट नो वो कभी कवर हुआ है यहाँ पे या नहीं हुआ है, बट मैंने पढ़ा हुआ है उसके बारे में। तो एस्ट्रल ट्रैवल में जब आपकी सोल आपकी बॉडी से कहीं जाती है ना, तो एक ना बहुत पतली सी इमेजिनरी कह लीजिए, सिल्वर सी है किसी भी रंग की, एक वायर सी होती है जिससे आपकी सोल और आपकी बॉडी कनेक्टेड होते हैं। तो इसी तरीके से आप कहीं पे भी ट्रैवल कीजिए, जब आपको वापस आना होगा अपनी बॉडी से, तो वो आप वायर से कनेक्टेड होते हैं, आपकी बॉडी से वापस से खींची चली जाती है और आप वापस आ जाते हैं, अपनी बॉडी में मिल जाते हैं। एंड ऐसे ही जब आप पास ऑन होते हैं तो वो वायर कट हो जाती है, इसलिए आप की सोल अलग हो जाती है आपकी बॉडी से। तो ये एक एस्ट्रल ट्रैवल का कॉन्सेप्ट होता है। तो उसकी जो मॉम थी वो 14 इयर्स की थी, वो एस्ट्रल फॉर्म में इस प्लानिंग सेशन में आती हैं। और क्योंकि जब 14-15 इयर्स इस वाली एज में आप विमेन जो है वो उनकी बॉडी में चेंजेस होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने वाली होती है। तो उसकी जो मॉम थी वो फील कर पा रही थी कि कुछ रॉन्ग है उनके साथ में, इस कॉन्टेक्स्ट में जिससे हम कंसीव कर सकते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में। तो वो आती हैं, वो प्लानिंग सेशन में कैरल के साथ में बात करती है, एंड वो बोलती हैं कि मेरी सोल ने ये डिसाइड किया है कि उसके साथ में कुछ इशू होगा कि वो कंसीव नहीं कर पाएगी। एंड उस टाइम पे ऑब्वियसली मेरा बेबी नहीं होगा, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा बेबी बन के आओ, एंड मैं तुमको वो सारा प्यार दूँ जो कि मॉम वाला होता है, एंड मैं करूंगी वो चीज, एंड मैं बहुत खुश हूँ। तो ये सेशन पे, अब इससे पहले कैरल के बहुत सारे, वो ऑब्वियसली अपना बर्थ पेरेंट्स के साथ में सेशन कर चुकी होती है, प्लानिंग कर चुकी होती है, प्री बर्थ प्लानिंग चार्ट बना चुकी होती है, वो अपनी सारी जर्नी देख चुकी होती है। अब वो अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स के साथ में सेशन करती है, वो देखती है कि वो कितना ज्यादा उसको प्यार ऑफर कर रहे हैं। तो ये चीज उसको अच्छा फील कराती है, जब एज अ सोल बर्थ लेने से पहले, कि मेरी लाइफ में ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ दुख ही दुख लिखे हुए हैं, अच्छी चीज भी लिखी हुई है। तो फिर उसके बाद में वो ये सोच के एक्साइटेड भी होती है कि मेरे को एक मॉम भी मिलेंगी जो मुझे बहुत प्यार करेगी। फिर उसके बाद में अब ये सेशन हो जाता है, तो ठीक है, कैरल ये फील करती है कि ठीक है, मुझे ये चीज समझ आ रही है, सब कुछ आ रहा है, मैं अपने बर्थ पेरेंट्स को फॉरगिव करने के लिए रेडी भी हूँ, बट कुछ कुछ कमी है, मेरे को हील फील नहीं हो रहा है। तो फिर ऑथर को ये समझ आता है कि इसको और ज्यादा सेशन की जरूरत है। तो अब जो सेकंड सेशन होता है वो होता है पैमेला के साथ में। वो भी एक मीडियम है, बट वो जिनके थ्रू बात करती हैं वो है यीशुआ, जिसको जीसस क्राइस्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे कभी सिर्फ यीशुआ बात कर रहे होते हैं और कभी सिर्फ पैमेला बात कर रही होती है। तो सबसे पहले वो यीशुआ से बात करते हैं, वो उनको बताते हैं सब कुछ अडॉप्शन के बारे में, कि मतलब कि एक सिर्फ छोटी सी बात नहीं है कि आपने अडॉप्शन के बच्चे हुए उनको छोड़ दिया, ये कुछ ऐसा ही नहीं है। ये सिर्फ यही नहीं है कि प्री बर्थ प्लानिंग हुई अडॉप्शन की तो हो गया, इसके पीछे कोई बहुत डीप रीजन होता है। इसमें इस चैप्टर में और इस कॉन्टेक्स्ट में 3 पार्टीज इन्वॉल्व है, बर्थ पेरेंट्स, अडॉप्टिव पेरेंट्स एंड बच्चे जो कि अडॉप्ट किए जाते हैं। यहाँ पे 3 लोग हैं, तीनों लोगों की पेन, सोरोज और हीलिंग की बात होती है। और उसके अलावा वर्ल्ड इन जनरल, वो भी हम एकदम एंड में थोड़ा सा उसके बारे में है। तो फिर उसके बाद में ये शायद बताते हैं कि अडॉप्शन के बारे में, एंड क्यों बच्चे अडॉप्ट होना क्यों जरूरी होता है। अब एक चीज होती है, अडॉप्शन के बाद ये जो अजीब सी फीलिंग होती है बच्चों को, ये कैसे डेवलप होती है उसके बारे में ईशा क्या बताते हैं, कि जब भी कोई बेबी होता है बॉर्न, क्योंकि जब एक मॉम के टमी में होते हैं बच्चे, तो उस टाइम पे वो जो बेबी होता है उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती। वो जैसे कि आप सब लोग मम्मा मोस्टली होंगे, तब सबको पता होगा कि जो भी मम्मा खाती हैं वो बोलते हैं कि बेबी तक पहुंचता है, जो वो सोचती है वो बेबी वो सोच ले लेता है, अगर वो अच्छा सोचे वो नेगेटिव सोचे, उनके मूड वो बेबी कैच कर लेता है। एक तरीके से जो बच्चा होता है वो मॉम के साथ में वन होता है, राइट, वो दोनों एक ही एंटिटी हो रखे होते हैं जब वो उनके टमी में होता है। तो ये जो बॉन्ड होता है, ये सिर्फ मतलब कि मुझे समझ आया पढ़ के, मम्मा तो फील करते होंगे, ये बॉन्ड जो होता है ये साइकोलॉजिकल होता है।
मतलब कि आपकी सोच एक है, आप एक चीजें सोच रहे हो, आप एक चीजें फील कर रहे हो, बहुत ही गहरा बॉन्ड होता है एक बेबी का और एक मम्मा का। तो जब कोई बच्चा बॉर्न होता है, वो एम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है वो कट कर दी जाती है, बट वो जो बेबी और मॉम के बीच का कनेक्शन होता है वो नहीं कट होता है। बहुत टाइम तक जब वो बेबी लाइक एटलीस्ट 1 ईयर तक वो बहुत ज्यादा अटैच होता है अपनी मॉम से इमोशनली भी, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि ये शुआ बोलते हैं कि फर्स्ट 3 मंथ्स तो बच्चे को बिल्कुल ही अपनी मम्मा से दूर नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई बच्चा पैदा होते ही अपने मम्मा से अडॉप्शन के लिए दिया जा रहा है, उसको अलग कर दिया जा रहा है, तो उस बच्चे के माइंड में, साइकी में एक केओस सा हो जाता है, उथल पुथल की ये क्या हो गया। क्योंकि वो चीज, वो जो कनेक्शन है अपनी मम्मा की वार्मथ, उनके पास रहना, वो कुछ भी वो चीज वो फील नहीं कर पाता है जो बेबी होता है। एंड वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज है, तो वो कंफ्यूजन उसके होते से ही होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया और फिर उसको अडॉप्शन के लिए दिया गया तो वो कोई इजी चीज है, बट कभी भी वो चीज इजी नहीं होती बच्चे के लिए। बट एटलीस्ट उस बच्चे के पास में थोड़ा टाइम होता है अपने मॉम के साथ में कनेक्शन एस्टैब्लिश करने का, समझने का कि क्या हुआ है, कि मॉम कौन थी उसकी, उनकी वार्मथ लेने का। बट जो बच्चा होते ही एकदम अलग हो रहा है, वो तो बिल्कुल ही उसकी लाइफ में कुछ भी, मतलब सब कुछ केओटिक हो गया। इस पॉइंट के बाद से जो भी बच्चे को अडॉप्शन के लिए दिया जाता है, उनके माइंड में फीलिंग आ जाती है कि हम अनवर्दी हैं, हमारे को, हम तो प्यार के लायक ही नहीं है, हमने कुछ तो गलत कर दिया होगा शायद से इसलिए हमें छोड़ दिया गया है। एट द सेम टाइम जो पेरेंट्स होते हैं, जो बर्थ पेरेंट्स होते हैं, जो अपने बेबीज को छोड़ देते हैं, उनकी जो मन होता है उसमें गिल्ट बैठ जाता है, और एक ये फियर, मतलब कि एक ये वो बैठ जाता है कि फीलिंग बैठ जाती है ऑफ फेलियर। क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं उनके उनमें एक ही चीज इनबिल्ट होती है कि हमारे बेबीज होंगे, हमें उनको प्रोटेक्ट करना है, हमें उनको प्यार देना है। ठीक है, आफ्टर अ सर्टेन एज बच्चे अपना अपना करने लग जाते हैं, बट पेरेंट्स की वो चीज कभी भी नहीं जाती है कि ये इनको हमें प्रोटेक्ट करना है, ये हमारे अपने, वो जो फीलिंग होती है। तो वो चीज ना कर पाना एक पेरेंट के लिए एक वो फीलिंग होती है ऑफ फेलियर, कि मैं तो फेल हो गया, मैं अपने बच्चे को अपने पास नहीं रख पाया, उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, उसको वो प्यार नहीं दे पाया जिसके उसको राइट था। तो जो बच्चों को अडॉप्शन के लिए देते हैं वो पेरेंट्स इस गिल्ट के साथ में, इस फीलिंग ऑफ फेलियर के साथ में जीते हैं। जो बच्चे अडॉप्ट होते हैं वो या अडॉप्शन सेंटर्स में होते हैं, वो पूरी लाइफ गुस्से में रहते हैं कि उनको होता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, कंफ्यूजन में रहते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, और उनको वो अनवर्दी ऑफ लव फील कर रहे होते हैं कि जिस तरीके से कैरल ने किया, जिसकी वजह से उसने एक ऐसे इंसान से शादी करी जिसको उसने वही सारी तरीके से ट्रीट किया जैसे वो खुद फील करती थी कि उसको ट्रीट होना चाहिए। वो खुद नहीं फील करती थी कि वो प्यार के लायक है, तो उसने पार्टनर भी ऐसा चूज किया जो उसको प्यार नहीं देता था। तो तो ये एक बहुत बड़ा सा कॉन्सेप्ट है, और ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाता है, क्योंकि हमें पता है कि इस दुनिया में कितने सारे अडॉप्शन सेंटर्स हैं और कितने ही बच्चे अडॉप्शन के लिए दिए जाते हैं, तो छोड़ दिए जाते हैं, जिससे कि ये पता चलता है कि ये कोई इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि जस्ट हो रही है। फिजिकल प्लेन है ये हमारा, एक स्पिरिट प्लेन होता है, ये हमारा फिजिकल प्लेन है जिसपे हम है। फिजिकल प्लेन में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि जस्ट हो रही है, हर चीज के पीछे कोई रीजन है। इवन अडॉप्शन के लिए भी बच्चे इसलिए ऐसे ही नहीं छोड़ दिए जा रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स को उनसे प्यार नहीं था, या फिर पेरेंट्स उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते थे। वो ऑन द सरफेस वही दिखता है, क्योंकि हर कोई ये कॉन्सेप्ट के बारे में इतना वो होता है ना कि आपको अगर अपनी सोल से कनेक्ट करना है, इन चीजों को समझने के लिए सोल से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए ठहराव जरूरी है, उसके लिए बैठ के अपने आप से बातें करना जरूरी है, सोचना जरूरी है, और वो लोग नहीं कर पाते क्योंकि लाइफ इतनी फास्ट पेस है। आपको कितना कुछ करना होता है, जॉब करनी होती है, सोसाइटी में बाहर जाना है, पार्टीज करनी है, अपने सोशल ऑब्लिगेशंस को पूरा करना है, लोगों से मिलना है, रिश्तेदारी निभानी है, व्हाट नॉट। तो जब ये सब कुछ हो रहा होता है, तो इसके बीच में कहाँ इंसान रुक के ये सोचे कि मैं अपनी सोल से कनेक्ट करूं और ये बातें समझूं जो वर्ल्ड में हो रही है। तो जैसे और सारी चीजों के लिए ये कॉन्सेप्ट है जो हमने इतने चैप्टर्स पढ़े सुने, वैसे ही अडॉप्शन के लिए भी ये चीज है। इतने सारे लाखों हजारों बच्चे जो अडॉप्शन के लिए दिए चले जा रहे हैं,
वो इसलिए नहीं है क्योंकि जस्ट बिकॉज नहीं है, वो उसके पीछे रीजन है। और हर सोल का अलग अलग रीजन होता है। जो बच्चे, अब जैसे कैरल की प्री बर्थ प्लानिंग सेशन में ये भी पता चलता है कि अगर कैरल को उसकी बर्थ मॉम अडॉप्शन के लिए नहीं देती, तो उसकी बर्थ मॉम के जैन उसके बाद में 2 और बेबीज होने थे, एंड वो उनको ज्यादा प्यार करने वाली थी एज कम्पेयर टू कैरल। फिर कैरल को वो फीलिंग होती कि मेरी मॉम मुझे ज्यादा प्यार नहीं करती है, फिर वो अलग टाइप का एंगर। मतलब कि हर एक प्री बर्थ प्लानिंग में हर एक इंसान जो जन्म लेता है उसकी जो भी प्लानिंग हो रही है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और उसके बहुत सारे रीजंस है। या तो आपको अपना कार्मिक डेट चुकाना है किसी के साथ में, जैसे अभी हम आगे समझेंगे पियर के कॉन्टेक्स्ट में, जो कि कैरल के बर्थ फादर थे। या फिर आपको कार्मिक डेट चुकाना है, या फिर आपको कुछ तो अचीव करना है, कोई टारगेट अचीव करना है, या जस्ट बिकॉज किसी से प्यार है इसलिए आप उनके साथ में आ रहे हो, या कोई भी, इतने सारे रीजंस जो कि एक इतना कॉम्प्लिकेटेड सा लाइफ स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये अडॉप्शन भी उसी का पार्ट है। वो ऐसे ही नहीं कोई बच्चा उस चीज में चला जाता। अब जब कोई अडॉप्शन वाले फेज में आता है, ये प्लान करके आता है और ये लाइफ पाथ पे आ जाता है कि वो एक अडॉप्टेड चाइल्ड होगा, तो सबसे पहला जो चीज कंफ्यूजन केओस वो सब हो गया। उसके बाद में वो किस फेज में जाते हैं? डार्कनेस में। वो ये एंगर, कंफ्यूजन या फीलिंग ऑफ अनवर्दीनेस, ये सब क्या है? डार्क इमोशंस है, जो कि मतलब कि एक इंसान को अगर वो गलत रास्ता ले तो वो गलत रास्ते की तरफ चला जाता है। तो ये हुआ, ये सारी बातें ये हुआ, मतलब जीसस कह लो, गॉड कह लो, वो ये सब वो ही कह रहे हैं इस चैप्टर के थ्रू कि ये जो सारी डार्कनेस है, आपका आपका सिर्फ और सिर्फ एक काम है। आप ये जो भी सारे लाइफ चैलेंजेस लेके आते हो कोई से भी, वो आपको एक डार्कनेस वाली जगह पे ले जाते हैं और आपको उससे निकल के लाइट की टुवर्ड्स जाना है। ये आपका मेन एम है किसी भी सोल का, किसी की भी जर्नी का। आप जो भी चैलेंजेस प्लान करते हो वो इसी तरीके से प्लान किए जाते हैं कि वो आपको एक डार्क प्लेस पे ले जाए, वो आपको एक ऐसे इमोशन की टुवर्ड्स ले जाए जहाँ पे आपको ऐसा फील हो कि रुक गई लाइफ, अब क्या करें, अब तो कुछ नहीं है हमारे पास करने के लिए। एंड वहां से आपको निकल के लाइट की टुवर्ड्स आना है, कुछ अच्छा करना है लाइफ में, जो भी आपका लाइफ पाथ होगा उसकी टुवर्ड्स जाना है। यही आपका मेन एम है हर एक सोल का, हर एक इंसान का। उसके बाद में जिस तरीके से वो एक और बात कहते हैं, ऑथर भी बोलते हैं इस चैप्टर में, और भी जो मीडियम्स है वो एक बात बोलते हैं कि हमने जैसे जिसमें काफी सारे चैप्टर्स पढ़े हैं बेबीज के ऊपर, मिसकैरेज, अबॉर्शन, अब हम पढ़ रहे हैं अडॉप्शन। और एक और कॉन्सेप्ट होता है बेबीज को खो देने का इन जनरल वैसे भी। तो ये सारे की सारी चीजें जिसमें एक मम्मा एक बच्चे को खो देती है, वो सारी चीजों में एक ही मेन चीज है कि वो जो बेबीज होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। वो जो बच्चे जो यंग एज में चले जाते हैं उनकी सोल्स बहुत ज्यादा इवॉल्व होती हैं, क्योंकि वो ये चीज खुद से डिसाइड करके आ जाते हैं कि जब मिसकैरेज होता है या अबॉर्शन होता है कि वो बच्चा तो आते ही चला गया, वो तो आया ही नहीं कंप्लीटली इस दुनिया में, तो भी चला गया। तो 3-4 तरीके हैं जिससे एक मम्मा अपने बेबी को खो देती है, और अडॉप्शन इंक्लूडेड। इसके बारे में अलग चीज है, बट इसमें मेंशन्ड है इस चैप्टर में कि ये भी एक चीज है कि आप अपने बच्चे को किस किस तरीके से खो सकते हो, ये भी आप प्लान करके आते हो और उससे आप अलग अलग चीजें सीखते हो। तो उसी में अबॉर्शन, मिसकैरेज, और ये भी कि आपका बेबी जो है वो यंग एज में चला गया आपको छोड़ के, वो सारी जो चीजें होती हैं वो आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। एट द सेम टाइम वो जो बच्चा है जो गया है उसके बारे में ये समझिए कि वो बहुत ज्यादा इवॉल्व सोल था पहले से, उसको यहाँ पे ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत ही नहीं थी, इसलिए वो जल्दी चले गए। फिर उसके बाद में अब हम आते हैं आखिरी सेशन पे, जो कि जो सैमेला के साथ में अब होता है। सैमेला जो है वो रीडिंग्स देती है कुछ इसके लिए के लिए, जिसमें सबसे पहले वो ये देखती है कि कैरल का जो ऑरा है वो बहुत ज्यादा रेडियंट है। वो ये देख पाती है कि वो बहुत ज्यादा काइंड है कैरल टुवर्ड्स अदर्स, मतलब कि वो दूसरे लोगों के लिए इतनी ज्यादा काइंड है, वो उनकी बातें समझती है, उनकी टुवर्ड्स बहुत एम्पैथेटिक है, किसी को जज नहीं करती है, बहुत अच्छी है लोगों के लिए। एंड
ये देखती है। फिर वो ये देखती है कि बट कैरल के माइंड में जो है एक पर्पल सी डार्क एनर्जी है, जिसका मतलब ये है कि वो खुद को प्यार नहीं करती, वो खुद की रिस्पेक्ट नहीं करती, वो खुद को क्रिटिसाइज बहुत ज्यादा करती है, जज बहुत करती है। इसका मतलब कैरल एक ऐसी इंसान वो देख पाती है उसके एनर्जी फील्ड से, जो कि दूसरों के लिए तो बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा काइंडनेस है, बट अपने खुद के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। तो श्यामला उसको बोलती है कि ये चीज तुम्हें एक थी, तुम्हारी लाइफ में एक है जो तुम्हें सीखनी है, जो तुम्हें करनी है, कि खुद को प्यार करना सीखो। अब इसके ऊपर कैसे होता है, सबसे पहले वो एक पिछला उनका पास्ट लाइफ देखती है, जिसमें कि वो देख पाती है कि जो इनके इस बर्थ, जो इस वाले बर्थ में जो बर्थ फादर थे पियर, वो उनके एक बर्थ में फादर थे। यहाँ पे बर्थ फादर है, वहाँ पे फादर थे। तो पियर, कैरल के हस्बैंड उस लाइफ में, एंड कैरल की बेटी जो कि जैन थी, जो इस लाइफ में उनकी बर्थ मदर है। वो चारों साथ में रहते होते हैं। मतलब कि कैरल की अपनी फैमिली है, जिसमें कि जैन उनकी बेटी है, एंड जो उनके इस जन्म के जो बर्थ फादर है पियर, वो उस जन्म में भी उनके फादर थे और उनके साथ में रहते होते हैं। एंड बहुत ही ज्यादा, जैसे बोलते हैं ना, गुस्सा करने वाले और बहुत ज्यादा क्रिटिकल फादर थे वो उस जन्म में। उनके घर में रहते थे, अपने मतलब सन इन लॉ के साथ में रहते थे, बट सारा दिन कुड़ कुड़ कुछ ना कुछ करते रहते थे, उनको तंग करते रहते थे। तो एक पॉइंट के बाद में फिर कैरल ने उनको बोला, आप हमारे घर से जाओ, आप हमारे साथ मत रहो। फिर उसी जन्म में जैन जो थी, वो उनकी बेटी थी, उसने एक ऐसे लड़के से शादी कर ली जिससे कैरल, जिसको नहीं पसंद करती थी, उसने मना किया था शादी करने के लिए। तो जब उन्होंने शादी कर ली तो कैरल बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई जैन से उस लाइफ में एज अ मॉम, और उन्होंने उनसे सारे रिश्ते तोड़ लिए, और उन्होंने उनको किसी भी तरीके की फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए भी मना कर दिया। जैन ने जिससे शादी करी थी वो भी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं था, उनको फाइनेंशियल इश्यूज आए, वो नहीं कोप कर पाए, और उस जन्म में जैन कैरल से पहले मर जाती है, क्योंकि पैसे नहीं थे, बीमारियां हो गई या जो भी। तो ये एक उन्होंने प्री बर्थ सेशन देखा। उसके बाद में श्यामला उनको बोलती है कि तुम्हारे डैड पियर की सोल तुमसे डायरेक्टली बात करना चाहती है। तो वो क्या बोलता है उसको कि तुम्हारे साथ में उस जन्म में जो भी मैंने टाइम स्पेंड किया था तुम्हारे पापा की तरह से, जो मैं कुड़कुड़ करता था, जो भी, वो मेरी लाइफ का हैप्पीएस्ट टाइम था। उसके बाद में कभी हैप्पी नहीं रहा उस जन्म में। एंड इस जन्म में तुमने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी कि तुम मेरे पास एक वल्नरेबल बेबी, मतलब कि बेबीज कितने ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, उनको पूरा का पूरा अपने पेरेंट्स की प्रोटेक्शन चाहिए होती है। तो तुमने मुझे इस जन्म में वो अपॉर्चुनिटी दी कि तुम मेरी बेबी बन के आओ इस लाइफ में, एंड वो मैंने नहीं ली। उससे मैंने जो भी सीखना था वो मैंने सीखा, एंड मैं बहुत ज्यादा ऑनर्ड हूँ कि तुम मेरी लाइफ में मेरा बेबी बन के आई इस लाइफ में। फिर उसके बाद में ये एक चीज उन्होंने देखी जैन के साथ में, कि उन्होंने अपनी बेटी को इस लाइफ में प्यार नहीं किया था, इस वजह से उन्होंने डिसाइड किया था कि इस लाइफ में वो जैन की बेटी बन के आएगी, और उसको ये एहसास दिलाने के लिए और बताने के लिए कि वो उसको बहुत ज्यादा वैल्यू करती है। उस लाइफ में वो नहीं बता पाई उसे, उसने गुस्सा कर दिया, वो यू नो वो उनके पहले वो मर गई, उनको बता नहीं पाई कितना प्यार करती है, कितनी वैल्यू करती है। इस लाइफ में वो उनकी बेटी बन के आई, ये बताने के लिए कि वो उसको कितना ज्यादा वैल्यू करती है एज अ सोल, जिससे वो प्यार करती है। एंड ये एक सेशन देख लिया। दूसरा सेशन जो पैमेला ने देखा कैरल के लिए, वो देखा कि ये वाले जन्म से पहले वाला जो जन्म उन्होंने लिया था, उसमें कैरल एक नर्स थी। वो बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड नर्स थी, और वो बहुत प्यार करती थी अपने पेशेंट से। वो सबका दर्द फील कर पाती थी, इस कदर की जब कोई मर रहा होता था उनका पेशेंट, तो वो उनका हाथ पकड़ के उनके एंड के टाइम पे उनके साथ बैठना पसंद करती थी। बट उस लाइफ में उनका जो हेड डॉक्टर था, जिनकी वो नर्स थी, वो बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव था, वो बहुत ज्यादा, उसके काम करने के तरीके अलग थे, वो माइंड से सोचता था, और पेशेंट्स के साथ में दिल नहीं लगाना या जो भी, वो ये सारी बातें बोलता था, और उसको मतलब ऐसे इंस्ट्रक्ट करता रहता था, ऐसे करो वैसे करो, ये करो वो करो। और कैरल ने उस जन्म में कभी भी अपने दिल की बात नहीं सुनी, वो सिर्फ वो अथॉरिटेटिव आवाज सुनती थी उस बंदे की, उस डॉक्टर की, और उसी की बात सुनती रहती थी, अपने दिल की आवाज दबाती रहती थी।
तो हो गई वो लाइफ, खत्म हो गई। तो पैमेला बोलती है कि यही तुम्हें इस लाइफ में सीखना था। इस लाइफ में हमारी, जब हम बॉर्न होते हैं तो हमारी लाइफ में सबसे पहली अथॉरिटेटिव एंटिटी हमारे पेरेंट्स होते हैं, जिनका हमारे पे हक होता है। सबसे पहले वो होते हैं जो हमें चीजें सिखाते हैं, जो हमें गुस्से में डांट देते हैं, जो हमें जो भी बोलते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला वो जो पेरेंट्स थे, तुमने ये इसीलिए प्लान किया, वो पेरेंट्स ही तुमसे छीन लिए गए। वो अथॉरिटी जो तुम्हारे सर पे होनी चाहिए थी वही नहीं रही, क्योंकि तुमने ये सिलेक्ट किया था, क्योंकि तुमने पिछले जन्म में अपना पूरा लाइफ जो है अपनी दिल की ना सुन के किसी अथॉरिटी की सुनी, तो इस लाइफ में सबसे पहली ही अथॉरिटी तुमसे दूर कर दी गई। फिर भी तुमने अपनी पूरी लाइफ, तुम्हारे माइंड में वो जो एक होती है ना, एक बंदे की आवाज, वो गूंजती रही पूरी लाइफ तुम्हारे माइंड में, एक अथॉरिटी की तरीके से कि तुम्हें ऐसे बिहेव करना चाहिए, तुम्हें वैसे बिहेव करना चाहिए, ये चीज सही है, वो चीज गलत है। और ये करते 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 तुमने अपनी पूरी लाइफ में अभी तक में भी तुमने बड़ी बारी अपनी दिल की नहीं सुनी। ये तुम्हारा लाइफ का पर्पस है कि तुम्हें अपनी दिल की बात सुननी है, जो तुम्हारा दिल कहे तुम्हें वो करना है। तुम्हें अपने दिल को किसी भी माइंड वाली चीजों से फ्री कर देना है, क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे तो ही तुम अपनी लाइफ का रियल पर्पस वो कर पाओगे। जो तुम्हारा दिल कह रहा है वो करो। फिर वो ये बताती है कि तुम भी ऐसी हो, और तुम्हारा हस्बैंड जो अभी वाला बैरी, वो भी ऐसा ही है कि तुम एक अपने माइंड में बनी हुई आवाजों की बातें ज्यादा सुनते हो, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके रखते हो, रोक के रखते हो। और जो तुम्हारी बेटी हुई है अनिया, वो तुम दोनों से बिल्कुल अलग है। वो अपने दिल की बात सुनती है। वो एक जैसे केयरफ्री बर्ड होती है, वो उसकी तरीके से जो उसके मन में आता है वो करती है। और उसे जरूरत है तुम्हारी, तुम दोनों की, कि तुम अपने ऊपर काम करो। तुम अगर अपने लाइफ का पर्पस कर लोगे पूरा, और तो तुम वो अच्छे अथॉरिटेटिव पेरेंट्स वैसे बन पाओगे, जो एक बैलेंस क्रिएट कर पाओगे अपनी बेटी की लाइफ में। विच मीन्स कि जो भी सब चलता आ रहा था कैरल की पास्ट लाइफ से, जो भी सब उसने सीखा या जो भी वो चैलेंजेस लेके आई, वो सिर्फ उसके बर्थ पेरेंट्स से ही रिलेटेड नहीं थे, सिर्फ उसकी अपनी लाइफ के नहीं थे, उससे उसकी बेटी की भी लाइफ आगे अफेक्ट होने वाली थी। तो ये किस तरीके से सब कुछ इंटरकनेक्टेड रहा उसकी लाइफ में। तो ये मेन था। बस इसमें मेन जो चीज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज कैरल की लाइफ में ये थी कि उसको सीखनी है इमोशनल इंडिपेंडेंस, उसको यही सीखनी थी। इसीलिए उसकी सोल ये कैरेक्टरिस्टिक लेके आई कि वो हमेशा डिटैच फील करती थी लोगों से। उसने कभी भी इतना अपने इमोशंस दूसरों के बेसिस पे वो नहीं ले पाती थी, मतलब वो इतना कनेक्ट नहीं हो पाती थी लोगों से। ये एक कैरेक्टर ऑलरेडी उसकी सोल इसीलिए लेके आई थी, क्योंकि उसके जन्म का एक सबसे मेजर जो चैलेंज या जो भी उसको अचीव करना था टास्क, वो था इमोशनल इंडिपेंडेंस। क्योंकि वो पिछले जन्म में किसी और की बात सुन के अपनी मन की बात को अनसुना कर दिया उसने। तो ये चीज पे उसको काम करना था कि वो इमोशनली इंडिपेंडेंट हुए इस वाली लाइफ में, वो अपनी दिल की बात सुने इस वाली लाइफ में। ये उसकी लाइफ की, जैसे हर इंसान जब भी बर्थ लेने वाला होता है तो कुछ ना कुछ तो थीम बनाते होंगे ना, अच्छा ये थीम है, इससे ये तुम्हारी लाइफ की थीम होगी। तो इसकी लाइफ की थीम थी सेल्फ स्टीम अपनी लेके आना, इमोशनल इंडिपेंडेंस लेके आना, सेल्फ वर्थ सीखना। हर कोई वो चीजों के साथ में बॉर्न नहीं होता है, आपको वो धीरे धीरे एक्सपीरियंसेस के थ्रू अपने अंदर चीजें लानी पड़ती हैं। खुद को प्यार करना, अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करवाना, और औरों की बात ना सुनना। हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि हम दूसरों की बात ज्यादा सुनते हैं। हम अपने आप को वैसे देखते हैं जैसे दूसरे चाहते हैं कि हम दिखें, वैसे बिहेव करते हैं। हम बाहर जाना है तो हमें रेडी होकर जाना चाहिए, क्योंकि लोग हमें देख रहे होंगे कि अरे ये तो कैसे बिना सोचे समझे बाहर आ गए, क्योंकि लोग वैसा चाहते हैं। छोटी से छोटी चीज में हम वो सोचते हैं कि लोग हमें कैसे पसंद करेंगे। तो इंस्टेड हमें ये देखना चाहिए, हमें अंदर की जर्नी करनी चाहिए। अंदर की जर्नी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली। तो वो सीखना था कैरल को इस पूरी जर्नी के थ्रू कि भाई अपने मन की सुनो, अपनी सेल्फ स्टीम के ऊपर काम करो, औरों की मत सुनो, क्योंकि तुम्हारी सोल की टेंडेंसी है कि तुम औरों की सुन के अपने मन की नहीं सुनते। तो अडॉप्शन के थ्रू एक ये वाला भी, ये तो कैरल की लाइफ की वो थी। अब अडॉप्शन का जो मेन मैसेज है वो यही है कि ये सिर्फ एक वो सबसे बड़ी जो चीज होती है ना अडॉप्शन के बारे में, जो यीशुआ कहते हैं, जब भी आप किसी के घर में पैदा होते हैं तो
तो आप उस फैमिली का, जैसे कि आप पंजाबी में हो तो आप पंजाबी हो, ठीक है, आपकी फैमिली में जो भी चलता आ रहा है, जो भी कल्चर चलता आ रहा है, आपने वो फॉलो किया। आप इंडिया में हो तो पैदा हुए तो आप इंडियन हो। बट एक अडॉप्टिव चाइल्ड कहीं पे भी जा सकता है, कोई भी उसको अडॉप्ट कर सकता है। अभी रिसेंटली मुझे पता चला, मेरे कोई कजन्स हैं, दूर के कजन्स हैं जो कनाडा में रहते हैं, उन्होंने एक बेबी अडॉप्ट किया है रिसेंटली, जो कि गोवा से है। तो वो अब बेबी गोवा से कनाडा जा रहा है। ये 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 ऐसा ही नहीं है कि वो बच्चा ऐसे ही नहीं उनके घर चला गया, ये बहुत सारी चीजें प्लान होंगी। इसमें ये भी इस वाले सेशन में ये भी पता चलता है उसे कि कैरल की मॉम ने जिन अडॉप्शन सेंटर को कैरल को दिया था, वो अडॉप्शन सेंटर भी एक तरीके से प्लान किया गया था। मतलब कि जब बर्थ पेरेंट्स सिलेक्ट करते हैं कि हमने बच्चे को अडॉप्शन के लिए देना है, तो उस टाइम पे वो एक इंटरमीडिएट चीज को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, जिसके थ्रू बच्चा अडॉप्शन में जाएगा और अपने सही बर्थ अडॉप्टेड पेरेंट्स के साथ में जाएगा। मतलब कि बच्चे ने आने से पहले अपने बर्थ पेरेंट्स भी चूज कर लिए, प्लान कर लिए, अपने वो वाले पेरेंट्स जो उसको अडॉप्ट करेंगे वो भी प्लान कर लिए, और किसके थ्रू वो जाएंगे वो भी प्लान कर लिया। तो रियल लाइफ में क्या हुआ, कैरल को जो अडॉप्शन सेंटर था उसका नाम बड़ा कैची लगा, उसको वो नाम सुन के लगा कि वो उस अडॉप्शन सेंटर। ड्यूरिन आप म्यूट हो गए हैं। अभी हुई थी ना म्यूट? बस अभी हुई थी। ओके, हाँ, तो वो अडॉप्शन सेंटर का जो नाम था वो भी किस तरीके से उन्होंने प्लान किया, पहले से सोच रखा था कि ये अडॉप्शन सेंटर पे मैं जाऊंगी। और रियल लाइफ में फिजिकल प्लेन पे, क्योंकि सोल को तो कुछ याद नहीं रहता है, तो कैरल की मॉम ने सिर्फ वो नाम सुना, उनको वो ट्रस्ट हुआ उस अडॉप्शन सेंटर से, एंड वो वहां गई जहां से उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स ने उनको अडॉप्ट कर लिया। तो ये भी एक चीज होती है कि अब कोई बच्चा जब अडॉप्ट होएगा तो उस टाइम पे वो जो सोल है, उस बच्चे की सोल जो कि अडॉप्ट हो रही है, उस टाइम पे वो क्या समझने की, क्योंकि केओस वगैरह सब हो गया, वो सब उन्होंने बच्चों ने फील कर लिया। अब वो क्या समझेंगे जब किसी ने उनको, किसी पेरेंट्स ने उनको अडॉप्ट किया, अब उनको कोई बैरियर नहीं है, कोई उनके लिए कोई दीवार नहीं है किसी कल्चर की, किसी देश की, किसी रिलीजन की। अब उनके लिए कोई दीवार नहीं है, अब वो समझेंगे ह्यूमैनिटी क्या है। क्योंकि यही सबसे बड़ी चीज होती है समझने के लिए। हम जैसे लोग बहुत ज्यादा प्रिविलेज्ड होते हैं जो अपने पेरेंट्स के पास में सीधा अपने पेरेंट्स के साथ में आए, पूरी लाइफ उनके साथ में रहे, उन्होंने हमारे को खाना पीना दिया, अच्छे से हमें बड़ा किया, उसको भी हम लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। बट ऐसे जो कि अडॉप्ट होते हैं, वो बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हो जाते हैं लाइफ में ऑटोमेटिकली। वो बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटी को फील कर पाते हैं कि हमें तो किसी और ने अडॉप्ट किया है। फिर वो उसके बाद में ये चीजें समझ पाते हैं कि ये कलर, ये कास्ट, रिलीजन, देशों की वो सीमाएं, ये कुछ भी मैटर नहीं करती है। फिर उनकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो ज्यादा अच्छी तरीके से स्टार्ट हो पाती है, और ऐसे ही लोग और लोगों को प्रेरित कर पाते हैं कि वो अपनी जो जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी, वो स्टार्ट करें, उनको हील करने में हेल्प करती है। तो ये एक तरीके से पूरा इंटरकनेक्टेड एंड अडॉप्शन सिर्फ एक एक्शन नहीं है, एक छोटी सी चीज नहीं है, एक कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये एक पूरा, अगर हम देखा जाए तो ये एक पूरा अलग से एक पूरे वर्ल्ड के लिए है। ये एक जनरलाइज तरीके से ये एक डिफरेंट मैसेज देता है। एंड आई थिंक ऑनेस्टली आई फील कि ये कोई बुरी चीज नहीं है, बहुत अच्छी चीज है कि लोग बेबीज को अडॉप्ट करते हैं, उनको न्यू लाइफ देते हैं। एंड इसमें इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है जो जिसपे फोकस करना पड़ता है लोगों को, जो मैसेज दे रहे हैं ऑथर हमें कि जो बच्चे हैं जो कि अडॉप्ट किए जाते हैं उनकी हीलिंग पे फोकस किया जाए। बर्थ पेरेंट्स को हील करने की जरूरत है, उनकी सोल्स को हील करने की जरूरत है, उनको उस गिल्ट से फ्री होने की जरूरत है। एंड जो अडॉप्ट करते हैं पेरेंट्स, उन पेरेंट्स को बहुत पेशेंट होने की जरूरत है, क्योंकि उनको कनेक्ट करना है ऐसे बेबी से जो कि ऑलरेडी बहुत डिस्कनेक्टेड फील कर रहा होता है हर चीज से। तो और जो अडॉप्टिव बच्चे हैं, आजकल काफी जगह पे ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट हो गए हैं जहाँ पे वो बर्थ पेरेंट्स से उनको मिलवाया जाता है। अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स के साथ में वो जाते हैं अपने बर्थ पेरेंट्स से मिलने के लिए, जहाँ पे उनको पता चले कि वो कहाँ से आए हैं और क्या रीजन था कि उनको अडॉप्शन के लिए दिया गया।
इससे उस बच्चे को हील होने में हेल्प होती है। वो जो एंगर इश्यूज है, जो कि मोस्टली ऐसा बताया गया है इस बुक में कि स्टेटिस्टिकली मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो एंगर तो फील करते ही करते हैं, तो कि अपने बर्थ पेरेंट्स के टुवर्ड्स ये चीज कम होती है, क्योंकि जब तक आप गुस्से में जी रहे हो ना, तब तक आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। आप वो इंसान ही नहीं बन पाओगे जो आपको बनना चाहिए, जो कि कैरल के साथ में हुआ। उसका जो एक्सीडेंट हुआ था, वो उसका एक मेजर रीजन था कि वो जो 9 इयर्स से अपने डिवोर्स के बाद में जिस रेज के साथ में, जिस गुस्से के साथ में जी रही थी, अब टाइम था कि वो उस गुस्से को जाने दे और फोकस करे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे। इसी वजह से भी उसका एक्सीडेंट हुआ था। ये तो ये इसका मेजर वो था। ये तीनों पार्टीज के लिए इसमें हीलिंग भी जरूरी है, और ये भी समझना जरूरी है कि हाँ, कोई भी चीज ऐसे ही बेमतलब नहीं हो रही है। बच्चे प्लान करके आ रहे हैं अडॉप्शन के लिए भी, और वो भी जिन्होंने अडॉप्शन के लिए बच्चे देने हैं, वो भी जो बच्चे अडॉप्ट कर रहे हैं, वो सब लोग ये प्लान तो करके आ रहे हैं। बट ये सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान की स्पिरिचुअल जर्नी का नहीं है, ये ऑन द फॉर द वर्ल्ड ऑन द होल सबके लिए है। क्योंकि अब फिर वो बच्चों के लिए कोई कास्ट का बैरियर नहीं, कोई रिलीजन का बैरियर नहीं, आप सिर्फ ह्यूमन हो, आप ह्यूमन बीइंग हो, और वही आपका मेन पर्पस है कि प्यार बांटो, प्यार लो और प्यार बांटो। No. बहुत सुंदर ड्यूरिन, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने बताया, आनंद आ गया बिल्कुल। इतना सिंपल तरीके से बता दिया और इतने शॉर्ट नोटिस पर आपने तैयार किया है, ये भी मुझे पता है। चैप्टर है ना 1-2 दिन वाला, लेकिन बहुत अच्छा बताया आपने, सारे मैसेजेस भी दिए, है ना। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू डियर। थैंक यू ड्यूरेन, बहुत ही अच्छा। बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि स्टोरी चल रही है हमारे सामने सामने। बहुत अच्छा हाँ, बताया सुनते आपने। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तब बिल्कुल मन ना, हाँ, मन खो रहा था, स्टोरी में बिल्कुल घुस रहा था। देखो एक एक चीज पता चला कि सब कुछ प्लान है ना, और किसके थ्रू अडॉप्शन होगा वो भी पहले से प्लान। यस। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। और ये संगीता कपूर जी इनकी मम्मी है, तो शायद कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते थे, तो मैंने कहा बता दूं। यस संगीता कपूर जी। यस, हेलो संगीता, आपने अनम्यूट करे। हाँ हो गया। कपूर इनकी आंटी है। हाँ जी सुनो। अरे अच्छा अच्छा प्रज्ञा अच्छा, जी। अच्छा हाँ प्रज्ञा जी, जी, हाँ मैंने इसको जब एडॉप्शन दिया ना, तो कल जैसे मैंने बोला चलो मैं फ्लैग ना अपने ग्रुप में फॉरवर्ड कर देती हूँ, तो मैंने एक मैसेज लिखा कि ड्यूरिंग विल स्टार्ट ऑन 4:30, प्लीज ट्राई टू लिसन, इट इज यूजफुल टू अस। तो मैंने बोला, मैंने लिखा, तो इसने मुझे बोला मम्मी अभी मत, यूजफुल है या नहीं है, इसने लेसन पढ़ा नहीं था, कल तक नहीं पढ़ा था। अच्छा यदि अभी मत लिखो कि ये सबके लिए यूजफुल है या नहीं है। इसने आज मुझे सुबह कहा मम्मी इसमें बहुत कुछ है, तो मैंने कहा कि बहुत कुछ है तो तूने क्या, इसने ना ऐसे नोट्स बनाए थे, ऐसे ना ऐसे चिप चिप, तो मैंने कहा ये क्या है इतना सारा, तो इसने बोला मम्मी, हाँ वो तो इसने देखा, वो तो इसने देखा नहीं, क्योंकि इसको जब ये मन से बोलती है ना, तो ये हर कुछ मन से करती है, तो इसका परफेक्ट ही जाता है। तो मैंने इसको बोला कि इतना कुछ है तो तू कैसे तैयार करेगी, तो कहती मैं कर लूंगी। कल इसने मुझे बोला कि कुछ नहीं है लेसन में, और जब कल आज इसने पढ़ा तो मुझे कहती मम्मी बहुत कुछ है इस लेसन में, और सच में तब बिना पढ़े बता रही होगी, हाँ है ना संगीता। और ये ड्यूरिन के पापा अनिल कपूर जी भी हैं, आज सेशन सुनने आए अच्छा आज बेटी है। आप। अच्छा वो क्या आपका बोलते हैं बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और अच्छा लगा आपको देख के। आपको भी बड़ा फक्र होगा अपनी बेटी पर, जैसे हमें हो रहा है आपकी बेटी पर, वो तो सांझी है ना सबकी। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि कितनी अच्छी तरीके से उसने बताया, और इतने शॉर्ट नोटिस पे सिर्फ एक दिन में तैयार करा, एक रात में मुझे लगता है इसने पढ़ा है, और बहुत अच्छी तरीके से वेरी एक गुड मैसेज दिया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। संगीता जी बहुत अच्छा बताया बिटिया ने, थैंक यू। हाँ मैं लीना जी से थोड़ा सा व्यूज जानना चाहूंगी। लीना जी तो बहुत इसमें आगे हैं, तो मैं लीना जी को बोलूंगी। वो ये सब सही बात है, और ये सब सोल प्लान होता है। एवरी एंड ईच बुक एंड नुक पिन एक्शन सब पहले क्रिएटेड होता है, और हम लोगों के ही थॉट से क्रिएट करके हम वो डिजाइन करके भूमि पे आते हैं। किससे जुड़ना है, क्या करना है, कैसे करना है, किससे करवाना है, सब होता है। जी चलो
के थैंक यू लिए सो मैं मच। एक एग्जांपल देना चाहूंगी। हमारा कोई पहचान वाला थोड़ा दूर का है, उनको 3-4 बेटियां थी, एक शादी हो गई, एक मतलब बॉडी हेल्थ से रिलेटेड डिस्टर्ब थी, ना हैंडीकैप थी, सॉरी, मदर गुजर गई थी, पिताजी थे, बाकी बची ये 2 बहनें, एक सेवा करती थी और एक जो जिसकी सेवा होती थी और जो करती थी सेवा, और फादर। तो उसमें क्या हुआ, वो प्यार से कर करके थक गई, बड़ी बहन, कि मैं कर करके थक गई हूँ, अभी आई वांट टू गेट रिड ऑफ यू। उनका वो प्लान था, गेट रिड ऑफ यू, ओके। तो वो अभी उस भरोसे आई, जो छोटी हैंडीकैप थी, कर करके थक गई, और उसको ऐसे जैसे बड़ी ने कोस दिया, तू मर जा, ऐसे ऐसे, आई एम फेड अप ऑफ यू, ऐसे बोल के। फिर वो वाइब्रेशंस उसने एक्सेप्ट कर ली थी, नोइंगली अननोइंगली हैंडीकैप वाली ने एक्सेप्ट कर ली थी। जब एक्सेप्ट किया तब क्या हुआ, एक दिन वो गुजर गई, और ये छोटी बहन, बड़ी बहन की शादी हुई, उसकी बड़ी बहन के रूप में अननोइंगली शी एक्सेप्टेड द यंगर सिस्टर व्हिच वाज हैंडीकैप, एंड वही लड़की जो हैंडीकैप थी बेटे के रूप में इसके यहाँ आई, बेटे के रूप में आके फिर वही सेवा लगभग, मना उसका माइंड नहीं चल रहा था, एज अ बॉय शी केम, एज अ बॉय आके उनके पूरे सेम थॉट। फिर उसने वो बोलती थी कि फिर से मैं अटक गई, पहले तो मैं बहन का तो करती थी एक हद तक, फिर मैं जब थक गई और मैंने बोला कि आई वांट टू गेट रिड ऑफ यू, पूरा दिन क्या तेरा ही काम करती रहूं, दूसरा काम नहीं है मेरे को, ऐसे जैसे अपने अनजाने में शब्दों से बोल देते हैं, बिल्कुल। पास कर्मा निकल क्या जाता है। पता नहीं। तो पास में जाके जब उनको देखना पड़ेगा, तब भी वो फॉरगिवनेस फॉरगेट करेंगे, और इनके कर्मा किस तरह से बंधे हुए हैं, ये क्यों प्लान किया इन्होंने, जैसे अपने बोलते वी क्रिएट आ रियलिटी। तो जब वो देखेंगे तभी ही उसको फॉरगिवनेस करके उसको आगे बढ़ा पाएंगे। इसको भी फॉरगिवनेस करना है, उसको भी फॉरगिवनेस करना है, दोनों को समझ के हिसाब से आगे बढ़ना है। तो प्री प्लान तो होता ही है, बट सोल कैसे भी आती है, कुछ भी कराने के लिए किसी से भी आती है, क्योंकि वो कनेक्शन होता है सेवा कर्म भी, हाँ, कर्म बैलेंस समझिए, हाँ, कर्म बैलेंस है ही, संतुलन है कर्मों का भी साथ में। हाँ, वो होता ही है। जब तक वो एक दूसरे को प्यार से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वो उनकी गाड़ी वहीं रुक जाएगी। फिर अगेन कम गो, ये समझ आनी चाहिए हर एक को, हमने ही क्रिएट किया है, क्यों क्रिएट किया, वो रीजन समझने के बाद उसको फॉरगिव फॉरगेट करके उनके कर्मा रिलीज होते जाएंगे, एंड वो उनकी सोच विचारों में चेंज आता रहेगा, वो अपने आप को हील करते जाएंगे, दोनों हील करेंगे। सब करना है, कर्म तो ऐसे बहुत बड़ा है, कि बहुत बड़ा लेसन है, खाली एग्जाम्पल्स के देते देते मना एंडलेस है ये सब बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल। नहीं एक्चुअली प्रज्ञा जी, मैं ये डूरी ने जो बताया ना, सच में जब हम सुशांत के टाइम पे बहुत ज्यादा मतलब अपने घर में परेशान थे, तो ये बहुत ज्यादा मैंने देखा इसको, डूरिन को, कि ये कट कर लेती थी अपने इमोशंस ना, बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना, और मतलब हमारी तरह परेशान नहीं होती थी कि रोना धोना, मतलब काम पे फोकस था कि उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। तो आज लेसन से भी क्लियर हो गया कि हम अपने इमोशंस को कैसे क्यों करते हैं, हम तो डिटैच नहीं कर पाए ना, हम तो नहीं रो रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसको नहीं कि मेरा फोकस कहाँ है, मुझे कहाँ काम करना है। एक्चुअली वो मैच्योर सोल है बहुत ही ड्यूरिन, और समझती है ना ये बात, उसने बुक भी पहले पढ़ी होगी सोल प्लान, तो समझ गई होगी ये प्लान है, हाँ, उसका भी प्लान रहा ये। इमोशंस पड़े रहते हैं, उनको वो समझ आ गई, तो ऑटोमेटिक वो रिलीज करते जाएंगे, शी मे नो और नॉट, बट उनकी सोल उनको गाइड करेगी और वो खुद रिलीज होते जाएंगे। थैंक यू जूरी। थैंक यू लीना जी, थैंक यू ना, एक बार बहुत बहुत
सबको, ड्यूरिन को तो दिल से थैंक यू ड्यूरिन, और उसके प्यारे मम्मी पापा को, संगीता कपूर जी को और अनिल कपूर जी को भी बहुत बहुत थैंक्स। इतनी प्यारी बेटी उन्होंने दी और जिन्होंने इतना अच्छा टॉपिक दिया हमें। हाँ, अरे Thank you, आपने दिया टॉपिक उसको ना। अच्छा भाई, ये मैं हाँ, इसने मुझे बाकी टॉपिक्स तो बताए थे जो मुझे सुशांत के थोड़ी टेंशन को कम करने के लिए, लेकिन अडॉप्शन नहीं इसने मुझे कभी बताया इसके बारे में। तभी इसने पढ़ा भी नहीं था, तो इसने बोला कि मम्मी कुछ भी नहीं है उसमें। फिर आज अच्छा, कहने लगे कि बहुत कुछ है उसमें। मैंने कहा ठीक है, तो करो भाई फिर। डुरीन ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन भी किया। है ना, कितना सुंदर एक्सप्लेन किया, तभी तो पापा आए थे सुनने के लिए अपनी हाँ, बेटी का। सही में। हाँ, बहुत बहुत थैंक थैंक्स। यू। मैंने आज थोड़ा सा सेशन अटेंड किया है अपना, मैं भी कल से रेगुलर हो जाऊंगा। ये वेरी गुड ध्यान लगा गुड मुझे गुड। तो शिव जी दिखाई दे गए ध्यान में। हाँ, आज मैंने इनको बोला अच्छा, आपने मेडिटेशन भी अटेंड करो अच्छा, आप, अच्छा होता है। और जो हाँ, स्पीकर्स आते हैं, हम कुछ ना कुछ सीखते ही हैं उनसे। तो सारा दिन बिल्कुल क्या बेकार के, हर रोज कुछ ना कुछ नॉलेज लेनी चाहिए। यही हमारी लाइफ बिल्कुल का सही कह मकसद। रहे हो। हाँ, बिल्कुल। और क्या। 15 मिनट का वाह, सेशन अटेंड किया मैंने मेडिटेशन का, और उस अच्छा, 15 मिनट में जो है मुझे भोलेनाथ जो है वो अमरावती के पहाड़ पे बैठे हुए दिखाई दिए। देखिए क्या बात है, यानी कि अगर आप 30 मिनट या 40 मिनट करते तो क्या कुछ देखते। बिल्कुल हमें, ये नहीं। हमारी अंदर की यात्रा है ना, ध्यान क्या है, हमारी अंदर की यात्रा, नहीं वैसे जो ये ब्रह्मांड में उसको अपने अंदर महसूस करना, वही हमारे अंदर है, उसको महसूस करना, बस जागृत करना उसको, बिल्कुल। है ना। चलो, थैंक यू। बहुत सुंदर रहा सेशन। हाँ, थैंक यू संगीता, थैंक थैंक यू, यू थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सभी थैंक सभी प्यारे फ्रेंड्स को बार बार धन्यवाद यू। फ्रेंड्स। अब कल संडे, परसों एक सुंदर सा सेशन संत और हमारा उनकी शिक्षाएं का, वो बहुत सुंदर सा टॉपिक एक हमारी पार्टिसिपेंट है लेकर आने वाली है, तो सरप्राइज देखिएगा जब फ्लायर आएगा तो। ठीक है, ओके, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय थैंक यू, बाय बाय। हेलो प्रज्ञा जी, बहुत, बस यस एक यस, चीज मैं कहना चाहती हूँ कि डूरिंग के लिए कोई बहुत अच्छा सा लड़का कोई अच्छा सा मिल जाए ना कहीं पे भी, क्यों नहीं मिलेगा। क्योंकि इतनी बड़ी अभी हमारी देख, फैमिली है ना, ये हाँ वाली फैमिली भी इतनी बड़ी हो गई है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए एक वर तो मिलेगा ही। क्यों नहीं मिलेगा, अभी क्यों नहीं मिलेगा। अभी देखो, अभी ड्यूरिन ने हाँ, क्या कहा, ड्यूरिन ने बोला ना, हर कुछ प्लान, अगर किसी की लेट भी हो रही तो भी वो उसके प्लान हाँ, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मालूम तो होगा। और जब मेरे को भी ना आज ही समझ आई ये चीज। थैंक यू आंटी, थैंक यू पूनम आंटी, बट मेरे को भी ना आज ही समझ आई ये चीज कि ओ शायद इसीलिए मुझे अभी नहीं मिल रहा लाइफ पार्टनर, मैं रेडी नहीं हूँ शायद कभी। अब तुम ऐसी वाइब्रेशंस वेरी दो नाइस। कि मुझे चाहिए, हाँ, अब ये वाइब्रेशंस दो कि मेरा टाइम आ गया, अब मुझे सेटल होना है, बस हो जाएगा। जब तक सोचोगे, अपना थॉट्स देना शुरू करोगे, यूनिवर्स में जाएगा, धीरे धीरे वापस आएगा, तब तक आपकी एजुकेशन भी खत्म, जो आप करने गए हो, आगे लेने गए हो, है ना। दूरिन की आत्मा को उसके सोल पार्टनर का पक्का ध्यान होगा। हाँ, वो तो होगा ही, बिल्कुल। डोरिन आंटी ने बोल दिया तो आज आएगा ही ध्यान, जरूर आएगा। ध्यान, अरे ध्यान कैसे हो जाएगा मेरे को? आता नहीं, है। ध्यान में हो सकता है, आपसे उससे कांटेक्ट करे, उसकी सोल आपसे कभी 10 मिनट के लिए बैठ के देखो, है ना। आज सुबह मैंने किसी कजिन से, अपनी बहुत जर्मनी में रहते हैं, उससे बात करी, और आज निकल सुबह के, परसों रात को करी, और कल ध्यान में बैठी थी, तो मैंने देखा वो एक जन्म में विनोबा भावे हैं, जबकि मैंने सोचा नहीं था उनका लाइफ देखना, बट अपने आप आ गई थी, तो मैंने उन्हें बताया कि अच्छा, अब तो मुझे और ज्यादा बैठना पड़ेगा ध्यान में, तो ध्यान में पता चल सकता है उनकी पास्ट लाइफ दिखी, कैसे दिखी, मैंने चाहा भी नहीं, बट बात करी तो कहीं रहा होगा आगे अपने आप। ये मत बोलिए प्रज्ञा जी, आपने चाहा नहीं। नहीं, मेरी सोल ने चाहा होगा ना, बट मैंने ऐसा क्वेश्चन नहीं डाला था ध्यान में कि मैं इनकी लाइफ देखना चाहती हूँ। अपने आप जो दिखता है मैं बस देख लेती हूँ, अपने आप जो हो रहा है वो ले लेती हूँ, वो चाहती नहीं हूँ कुछ। अंदर अपने माइंड में होता है, वो आउटपुट हुआ, वो हाँ, ये हो सकता है सबकॉन्शियस माइंड में कभी रहा हो, हाँ, कभी नहीं था, सबकॉन्शियस लेकिन में होता है कभी कभी। हाँ, सबकॉन्शियस माइंड में रहा, बिल्कुल। लाइफ देखो, जाने का दिल ही नहीं कर रहा है यार, लग रहा बातें करते रहो। चलो ठीक है फ्रेंड्स, हाँ, रिकॉर्डिंग आ जाएगी, और दीदी, मैं ओके, अपना बाय। एक्सपीरियंस बताऊं? हेलो दीदी। अभी का बताइए, बताइए, बताइए। प्रज्ञा हाँ जी, जी, आज मॉर्निंग में पास्ट लाइफ रिग्रेशन मेरा, आई विल शेयर यस, इट, आप डाल देना। कब पास्ट लाइफ रिग्रेशन? हाँ, 31st मॉर्निंग को। मेरे को समझ नहीं आया, क्या टॉपिक लोगे आप,
क्या कह रहे हो? एक्सपीरियंस? I will be taking a topic on past life regression practical session in a group. I will share the link with you. तो आप शेयर कर देना. ओके ओके ओके, ठीक है, डन. रिकॉर्डिंग ऑन है, अभी ऑफ कर दीजिए.